हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। माय नेम इज़ रवि विश्वकर्मा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, लखनऊ। ओके, सो लास्ट टर्म पे हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर को कंप्लीट कर लिया था। पांचों थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ ली थी, ठीक है। और आज हमने बोला था कि कुछ दो चार न्यूमेरिकल लगा के डिज़ाइन अगेंस्ट द स्टैटिक लोडिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट टर्म पे हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए सीधे स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा होता है तो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य से समझिएगा न्यूमेरिकल को, ठीक। लिखिए, a wall bracket with a rectangular cross section, मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ सीधे। a wall bracket with a rectangular cross section is shown in figure, is shown in फिगर। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फिगर दिया हुआ है। द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ट्वाइस ऑफ द विड्थ, बोलना है कि द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ट्वाइस ऑफ द विड्थ। मीन्स जो उसकी डेप्थ है ट्वाइस है विड्थ से। आगे क्या कह रहा है, द फोर्स P acting on the bracket at 60 degree to the vertical, the force P acting to the bracket at 60 degree with vertical is 5 किलो न्यूटन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द मटेरियल ऑफ द ब्रैकेट इज ग्रे कास्ट आयरन विच इज Fg 200। द मटेरियल ऑफ द ब्रैकेट इज ग्रे कास्ट आयरन। कौन सा है, Fg 200, Fg 200 and the factor of safety is 3। आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रैकेट। 3.5 है। क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि अ वॉल ब्रैकेट विद अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज शोन द फिगर। अच्छा, फिगर दिया हुआ है, चलिए फिर फिगर बना लेते हैं, दिया हुआ है अगर। किसी एंगल पे वर्टिकल से 60 डिग्री पर फोर्स P लगाया है। दिस इज द सेक्शन X, this is the point A and this point is B is given here. Distance from here to
to this center is 500, which is in mm, or distance from the center line of this shaft to the center of this is equals to 250 mm. ये भी गिवन है आपको, क्लियर। एक चीज और दिया गया है कि जो डेप्थ है वो विड्थ से दुगना है, क्रॉस सेक्शन अगर ये t है तो ये कितना होगा आपका 2t। अल्टीमेटली मुझे इस t की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, और कुछ दिया है ये आपकी 250 ना होके 150 दिया है, 150। हाँ, एक चीज़ और दिया है कि वर्टिकल से ये जो फोर्स है, ये जो एंगल बनाता है दैट इज 60 डिग्री। बस इतना ही दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल गिवन है, दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है। मैं अगर न्यूमेरिकल आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल कह क्या रहा है? कह रहा है कि एक स्मॉल ब्रैकेट है जो कि फिगर में दिया हुआ है, उसकी जो डेप्थ है वो दुगना है किससे? विड्थ से। उसकी डेप्थ विड्थ से 2 गुना है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस ब्रैकेट के ऊपर, जो कि वर्टिकल के 60 डिग्री पर लग रहा है। और वो फोर्स है कितना? अगर वो फोर्स में बात करूँ दैट इज 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फिर कह रहा है डिटरमाइन करो, और उस फोर्स, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का जो मटेरियल है दैट इज ग्रे कास्ट आयरन Fg200। जो 200 दिया है दैट इज योर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्रैकेट, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये दिया है। तो कह रहा है भाई डिटरमाइन करो डायमेंशन ऑफ दिस ब्रैकेट। मीन्स इतना कुछ देने के बाद कह रहा है कि भाई इस ब्रैकेट की डायमेंशन मुझे फाइंड आउट करके दे दो, ठीक है। तो चलिए पुराना वही तरीका अपनाते हैं जो इससे पहले मैंने 2-3 न्यूमेरिकल लगवाए हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ ताकि जगह मिल जाए मुझे सॉल्व करने की न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। चलिए क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले which term has to be given here। मैं सोल्यूशन में जाता हूँ और देखता हूँ क्या क्या गिवन है। तो गिवन है आपका P which is 5 किलो न्यूटन, ठीक है। साथ साथ और क्या गिवन है आपका? गिवन है दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ SUT इक्वल्स टू 200 मेगा पास्कल, क्लियर। ये भी दिया हुआ है। एक और दिया हुआ है कि डेप्थ टू विड्थ रेशियो दिया हुआ है विच इज 2, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहला मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहता हूँ विच इज स्टेप नंबर 1। वो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि टू कैलकुलेट द परमिसिबल स्ट्रेस, मीन्स इसके ऊपर कितनी स्ट्रेस अप्लाई की जा सकती है, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी? अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारी क्या निकल के आ जाती है? परमिसिबल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा मैक्स। मीन्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी? SUT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके बारे में मैंने थ्योरी में समझाया कैसे आया है, ठीक है। दिस इज 200 अपॉन 3.5। यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.5। सॉल्व में कितना है? विच इज 57.14। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू याद रखिएगा 57.14 न्यूटन पर mm²। इसको आप मेगा पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। न्यूटन पर mm² ही क्या होता है आपका? मेगा पास्कल, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है पुराना ही स्टेप है। अब देखिए ये 60 डिग्री पे कैंसिल आउट है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एट 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहूँ PH और निकालना चाहूँ वर्टिकल कंपोनेंट PV, तो क्या होगा? PH क्या हो जाएगा? P sin 60 एंड PV इक्वल्स टू P
मतलब 5 cos 60 सॉल्व करिए, कितना आएगा? सॉल्व करिए भाई। इसको मैं 5 न्यूटन है, यहाँ पर न्यूटन में बात हो रही है, ये किलोमीटर, तो इसको मैं 5 किलो न्यूटन मीन्स न्यूटन में ही कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ये साइन 60 यहाँ पर भी मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर देता हूँ, विच इज 5000 cos 60। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी जरा बताएं भाई, ये तो आपको पता है 250 न्यूटन। ये कितनी आएगी, जरा कैलकुलेट करें इसको भाई, आप लोग कैलकुलेट करें। तो ये कैलकुलेट हो गया कि 4330.13 न्यूटन पीएच एंड पीवी की वैल्यू मैंने निकाल दी कि हॉरिजॉन्टल पे इसका फोर्स क्या है, वर्टिकल पे इसका फोर्स क्या है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। स्टेप नंबर 2, calculation of direct and bending stress। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए पहले डायरेक्ट मोमेंट और निकाल लें। तो वी नो द मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज एक्ट हियर एट पॉइंट ए। जब आप ऐसे इसको अप्लाई करेंगे, नीचे को घूमने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस ए पे अप्लाई होगा, या मैं कह सकता हूँ सेक्शन एक्स एक्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होगा। दिख नहीं रहा सर, एक्स एक्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होगा, ठीक है, जब फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो यहीं पर आप देखिए, जब यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा है तो नीचे बेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक्स एक्स पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा। सो द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन एक्स एक्स, सो द बेंडिंग moment at the section x x क्या होगा, that is mb equals to, सबसे पहले तो इस सेक्शन एक्स एक्स से वर्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, pv की वैल्यू। तो दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 500 mm, दिस इज pv इंटू 500 प्लस हॉरिजॉन्टल की मैं बात करता हूँ, तो इस सेक्शन एक्स एक्स से हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 150 mm। देखिए यहाँ ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 150। तो यहाँ पर क्या है पी एच, यहाँ पर क्या होगा पी एच इंटू 150। बस बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए यहाँ से, दैट इज पी वी की वैल्यू क्या दी हुई है 250 इंटू 500 प्लस 4330.13 इंटू 150। तो इसको आप सॉल्व करिए, बताइए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, बताएं भाई। 1399.52 इंटू 10⁻³ जिस कितना न्यूटन mm, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। अब बेंडिंग मोमेंट आ गया तो बेंडिंग स्ट्रेस भी निकल आएगी बड़े आराम से, क्योंकि आप जानते हैं सिग्मा बी इक्वल्स टू mb अपॉन वाई इंटू आई। दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वाई भी पता है, mb भी पता है। यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू mb कितना दिया है, विच इज 1399.52 इंटू 10⁻³ अपॉन y की वैल्यू दिस इज t एंड i की वैल्यू, तो आई थिंक गलत लिख दिया, mb अपॉन i इंटू वाई होता है i। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं bd क्यूब विच इज t इंटू 2t क्यूब अपॉन 12, और हियर दिस विल बी 2। सॉल्व करिए, सिग्मा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगी। सॉल्व करिए तो जो सिग्मा बी की वैल्यू आएगी विच इज 2099.13
2099.8 into 10 to the power 3 upon t क्यू. क्लियर. 10.28. ये तो आपका आ गया बेंडिंग स्ट्रेसेस. सो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा डी. आपको पता है पीवी तो इसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस, इस सेक्शन एक्सेस के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस तो लगा नहीं पाएगा. पीवी कौन सी लगाएगी? पीएच, क्योंकि ये देखिए हॉरिजॉन्टल लग रहा है. हॉरिजॉन्टल इस सेक्शन के वर्टिकली चला गया है, तो यहाँ पर कहीं लगेगा. तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा आपका? क्या हो जाएगा? विच इज पीएच अपॉन ए, विच इज पीएच अपॉन ई. बताइए पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई? 433.013 अपॉन ए की वैल्यू टी इंटू 2t. ठीक है. तो सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताएं भाई? नीचे तो टी स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या आएगा बताएं? 2165.07. 2165.07. यहाँ पे मैंने सिग्मा बी निकाल दिया, सिग्मा डी निकाल दिया. ठीक है. आपको पता है सेक्शन एक्स की बात करें तो ड्यू टू दिस फोर्स पी इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट करेगा. ठीक है. तो आपको पता है जो मैक्सिमम स्ट्रेस इसके ऊपर जो एक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बी एंड सिग्मा डी. ठीक है. तो सिग्मा मैक्स आपको ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 57.14. मैक्सिमम स्ट्रेस है, और यही मैक्सिमम स्ट्रेस किसकी इक्वल होगी? बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस की. बेंडिंग स्ट्रेस आपने निकाल रखी है 20.99.28 अपॉन टी क्यू इंटू 10^3 प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस कितनी निकाली आपने? 2165.07 बाई टी स्क्वायर. अब आप पूरी इक्वेशन में देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, इस इक्वेशन में सिर्फ अननोन आपका टी है. अब आपको इसमें मेहनत करनी होगी. टी की वैल्यू आप सिंपली से कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि टी की वैल्यू क्या आई. ठीक है. आप लोग कैलकुलेट करते रहिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देखिएगा. आंसर इसका लगभग 33.65 है. तो टी की वैल्यू आएगी विच इज़ 33.65, विच इज़ अप्रोक्सीमेट 34 mm. ठीक है. ये इसका आंसर है. आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करके देखिएगा यही आएगी. ठीक है. 3 वैल्यू निकलेगी, 2 निगेटिव हो जाएंगे, एक पॉजिटिव रहेगी, यही होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी. एक बार देख लीजिए न्यूमेरिकल में, तो दिक्कत हो तो मैं आगे बताऊँ दूसरा. हो गया. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है इसके बाद वाला. सुनो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. द शाफ्ट ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्रैंक. क्वेश्चन है द शाफ्ट ऑफ अ ओवरहैंगिंग क्रैंक subjected to a force of
1 kilonewton subject to a force of 1 किलो न्यूटन एज सोन इन फिगर। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, फिगर एज सोन इन फिगर। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है, द शाफ्ट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 45C8। The shaft is made of plain carbon steel of 45C8 and the tensile strength is 380 and tensile strength is 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पास्कल। फुल स्टॉप। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू आपको दिया हुआ है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट यूजिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। डिटरमाइन द डायमीटर of shaft using maximum shear stress theory, using maximum shear stress theory। इस बार थ्योरी का इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम shear stress थ्योरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था। चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। डायग्राम क्या दिया, थोड़ा 3D डायग्राम है, देखिएगा। यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज फोर्स E विच इज 1 किलोमीटर। यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से इसके इस सेंटर की दूरी जो है, ये जो दूरी है आपकी गिवन है विच इज 500 mm। ये दूरी आपको दिया हुआ है। साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है, दैट इज 250 mm। दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, और इधर क्या होगा, दैट इज z, x y एंड z। x। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, कुछ 3D डायग्राम है, लुकिंग लाइक दिस। ये सामने से ये बॉक्स है, इधर देखिए ये बॉक्स, एक ये सामने लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है। देखिए ये बॉक्स आपका ये प्लेन हो जाएगा, इस प्लेन में एक ये रॉड लगा हुआ है सामने से, और इस रॉड के साथ कुछ ऐसे इस शेप में, देख लीजिए इस शेप में कुछ ऐसा लगा हुआ है, और फोर्स यहाँ पे ऐड करा है, जिसकी वजह से ये रोटेट कराएगा। ठीक है, देखिए इस साइड में ये रोटेट कराएगा। ये टॉप व्यू देख लीजिए आप लोग,
ऐसा होगा। क्लियर? चलिए, ये आपको दिया है और पूछा गया है कि इस जो रॉड है इसकी डायमीटर मुझे निकाल के दो। चलिए, तो सबसे पहला तो हमें पता है जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या है आपका? गिवन है आपका फोर्स विच इज 1000 न्यूटन। दूसरा गिवन है यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस विच इज 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक चीज और दिया हुआ है दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 2 दिया है। हाँ, 2 दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें देखो शियर पे लग रही है। तो स्टेप नंबर 1, जो पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी आपकी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने से पहले मुझे निकालना होगा शियर स्ट्रेस, तभी तो मैक्सिमम स्ट्रेस पे जाएंगे। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस अप्रॉक्सीमेट इक्वल कितना होता है 0.5 टाइम ऑफ यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस। मैंने ऑलरेडी बताया रखी थी आपकी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ये मैंने बताया है आपको जब मैं थ्योरी ऑफ फेलियर्स को पढ़ा रहा था, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कैसे बताया था कि टाउ 0.5 टाइम ऑफ SY ही होता है। यहाँ सिग्मा वाई, इसी सिग्मा वाई को ही SY कहते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आप SYT भी लिख सकते हैं, अल्टीमेट यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई 0.5 टाइम ऑफ SYT विच इज 380। टाउ की वैल्यू कितनी आ गई बताएं, कितनी आ गई 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब शियर स्ट्रेस आ गई तो सिंपल सा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी? दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। शियर स्ट्रेस इज 190 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 85 या 95? 95 क्या न्यूटन पर, ये क्या है मैक्सिमम। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। चलिए भाई सॉल्व करते हैं बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस को। कैसे सॉल्व करेंगे? इस पर डायग्राम को देखिए, थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन आराम से समझिएगा। इस डायग्राम को देखिए आप लोग, क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, इस जगह पे फोर्स लग रहा है, तो ये रोटेट कुछ ऐसे होगा, ये रोटेट कुछ ऐसे करेगा नीचे की तरफ, इसको फिक्स करो ये नीचे आएगा। तो इस फोर्स की वजह से ये टॉर्जन में जाएगा, और जब ये फोर्स शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर ए पर ये बेंडिंग में जाएगा। देखिए जैसे ये लगा हुआ है, इस जगह कुछ ही जाएगी तो इसके साथ ये कपल्ड है, तो जब ये घूमेगा तो ये पोर्शन टॉर्जन में जाएगा, मीन्स टॉर्जन आएगा इसमें। लेकिन जब ये फोर्स यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये रोटेट कराएगा तो ये टॉर्जन में जाएगा। जब इस फोर्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये पोर्शन अब बेंडिंग में जाएगा, मीन्स यहाँ फोर्स लगेगा तो ये किस में जाएगा, बेंडिंग, दबाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो फोर्स है यहाँ पर इस पर टॉर्जन लगाएगा तो इसके पे बेंडिंग लगा रहा है। ठीक, ये फोर्स इस पॉइंट पे तो टॉर्जन एक्ट करा रहा है, मीन्स अगर फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो इस पूरे शाफ्ट पे टॉर्जन और इस पॉइंट पे बेंडिंग एक्ट कराएगा। ठीक है, जब इतना चीज़ हो गया तो सिंपल से निकाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्जनल मोमेंट। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इसका एम बी कितना निकालेंगे,
विच इज एम बी देखिए यहाँ पर जाके तभी इसको नीचे दबाएगा, जब नीचे दबाएगा तभी इसके ऊपर बेंडिंग आएगा, विच इज P इंटू 250। एंड अगर हम टॉर्जन इक्वेशन निकालना चाहें वो कितनी होगी, P इंटू 500। P की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। P विच इज किया जाए तो 250 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, विच इज 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ये आ जाएगी कैलकुलेट होकर आपको, ठीक है। अब हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, टॉर्जन मोमेंट निकाल लिया, तो इसकी हेल्प से हम बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जन या फिर शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा बी इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई इंटू वाई। एम बी की वैल्यू कितनी निकाल लिया मैंने, 250 इंटू 10⁻³ ये निकाल दिया। आई की वैल्यू पता है, दिस इज शाफ्ट, और शाफ्ट की आई की वैल्यू π/4 d⁴ यही होता है, ठीक है। तो πd⁴ अपॉन 64, और यहाँ पर d/2, दिस इज वाई द वैल्यू ऑफ d/2। तो सिग्मा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2546.48 इंटू 10⁻³ बाई d⁻³ या d³ ये आ गई बेंडिंग स्ट्रेस आपकी। इसी तरह शियर स्ट्रेस भी निकाल लेते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है, mt/j इंटू आर, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो mt की वैल्यू आपको पता है, मैं निकालिए, विच इज 500 इंटू 10⁻³, जे की वैल्यू π/32 d⁴ इंटू d/2। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी सेम ही आएगी, विच इज 2546.48 10⁻³ अपॉन d³, ठीक है। यहाँ तक मैंने निकाल लिया, लेकिन हमें काम बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का नहीं है, काम मुझे फाइंड आउट अल्टीमेटली करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तभी हम इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को उसके साथ इक्वेट कर पाएंगे, इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को उसके साथ इक्वेट कर पाएंगे। तो इस डायग्राम का कोई यूज़ है नहीं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आप लोगों ने 100 में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला कि टाउ मैक्स जो होता है वो इक्वल होता है बेंडिंग स्ट्रेस बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर, जो मैंने निकाला है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं, क्या आएगी, विच इज 2546.446 10⁻³ बाई 2d³ का होल स्क्वायर प्लस 254546 10⁻³ बाई d³ का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो टाउ मैक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी, आप लोग करिएगा इसको अच्छे से, विच इज 2847.05 10⁻³ बाई d³, ये इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ टाउ मैक्स, यहाँ टाउ मैक्स, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, विच इज 95। अब पूरी इक्वेशन में आपको अननोन क्या दिख रहा है, डी, और आपसे यही पूछा गया है। इस डी को सॉल्व कर लेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 3D बेस। जब इतना ये क्वेश्चन लग गया तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता, इससे इजी ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, खासकर सेमेस्टर में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। लेकिन अगर आपको ये लेवल आ गया
तो नॉर्मली आप छोटे मोटे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्म पे हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग, जिसमें बहुत सारी डायग्राम हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि गर्बर लाइंस, सोडरबर्ग लाइन। ठीक, ये सारी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फटीग स्ट्रेंथ आती है, कैसे एंड्योरेंस लिमिट आती है, कैसे कंसंट्रेशन ऑफ फैक्टर्स आते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे।